तो हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम भारत में भाषा चिंतन के संबंध में देखने वाले हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में भारत में भाषा चिंतन के संबंध में वाक् का विश्लेषण किया था। ठीक है, तो आपको याद होगा कि हम कौन से क्रम में इसको याद रख सकते हैं, इसके बारे में भी हमने बात किया था। इसी के साथ आप इस लेक्चर का डिस्क्रिप्शन भी एक बार चेक कर लीजिएगा। इससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो जो परिचय है इस टॉपिक चैप्टर का वो हम दे देंगे। यदि कोई डायरेक्ट प्रश्न आता है कि भारत में भाषा चिंतन के बारे में बताइए, ऐसा कोई प्रश्न आता है, तो हम उसका जो परिचय है वो देने के बाद सभी सब टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा लिख देंगे। ठीक है, फिर तो परिचय के बाद हमारा आता है वाक्य। ठीक है, तो इन दोनों को एक साथ याद रखिए, वाक्य और वाक्य। फिर उसके बाद पद विचार ध्वनि विवेचन, इन दोनों को लिखेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये दो पहले के, फिर ये दो अंतिम के, ये चारों जो हमारे सब टॉपिक्स हैं ये फैक्ट टू फैक्ट हैं। ठीक है, इनमें क्या है कि जो सिद्धांत है वही बताया जाता है या बताया गया है, इसमें कुछ भी टेक्निकल नहीं है। ठीक है, जिसको याद रखने के लिए आपको फिर टाइम लेना होगा, ऐसा कुछ नहीं है, इसको खाली समझने का बात है। ठीक है, अब यहाँ पर 4 सब टॉपिक्स हो गए। फिर उसके बाद देखिए कि जो हमारा एक और विषय है क्रिया की संकल्पना, ये थोड़ा अलग है, ये थोड़ा व्याकरण से रिलेट करता है, इसलिए इसको हम लास्ट में यदि लिख सकें तो क्या है कि हमको बहुत सारा जो टाइम होता है वो बच जाता है। और ये जो व्याकरण रिलेटेड टॉपिक होने के कारण ये थोड़ा लिखने में भी थोड़ा कठिन होता है, याद करने में भी थोड़ा कठिन होता है कंपेयर टू अदर टॉपिक्स। ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार से याद रखेंगे। हमारा जो भारत में भाषा चिंतन है उसमें हमारे 5 सब टॉपिक्स हैं, उसमें से 4 सब टॉपिक्स जो हैं वो थियोरेटिकल हैं और एक टॉपिक जो है हमारा वो व्याकरण से रिलेट करता है। ठीक है, तो हम अभी वाक्य क्या है उसको देखेंगे। 2.3 आपके पास यदि पुस्तक है तो आप उसे निकाल कर देख लीजिए। ठीक है, तो आप पुस्तक निश्चित ही पढ़िए। ठीक है, लेक्चर अलग है, पुस्तक पढ़ना अलग बात होता है। तो लेक्चर में क्या है कि कम समय में अधिक जानकारी मिलती है, और पुस्तक पढ़ने से क्या होता है कि जो कुछ पढ़ा जाता है वो अधिक समय के लिए याद रहता है। मतलब आप अपना आंसर जो है वो आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं बुक पढ़ने से। ठीक है, तो वाक्य क्या है उसके बारे में हम देखते हैं सरल भाषा में। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि मैं इग्नो का सब्जेक्ट MHD 7 पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अब क्या है कि ठीक से नहीं आया है कोई, बस अब उसका अर्थ जानिए। ठीक है, मतलब वाक्य क्या होता है वो बता रहा हूँ। ठीक है, वाक्य क्या होता है उसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये हमारा जो इसमें हमारे जो शब्द हैं में हो गया, ठीक है, पढ़ा, ये सभी क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। ठीक है, मतलब शब्द का क्या है कि उसका अपना ही अर्थ होता है, मतलब एकदम स्वतंत्र होता है, एकदम स्वतंत्रता से वो अपने अर्थ को प्रकट करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पढ़ा मतलब टीच करना, टीचिंग। ठीक है, तो जो शब्द होता है ना, जो हमारे जो शब्दकोश होते हैं उसमें जो भी वर्ड्स होते हैं उसको हम शब्द कहते हैं। ठीक है, लेकिन
इसी को हम पद कहते हैं, इसी शब्द को हम पद कहते हैं। जब हम इसको किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं तो यह पद बन जाता है, शब्द ही पद बन जाता है। शब्द को ही पद कहते हैं जब हम उसे किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब क्या है कि वाक्य में कुछ ना कुछ संदर्भ होता है, कुछ ना कुछ सिचुएशन होता है, उसके अनुसार जो शब्द होता है उसके अर्थ में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। इस कारण से हम जो शब्द होते हैं उसको वाक्य में जब भी हम प्रयोग करते हैं तो उसके लिए हम पद का प्रयोग करते हैं, ठीक है। शब्द को ही पद कहते हैं, ठीक है। अब इन शब्दों के समूह को या इन पदों के समूह को हम वाक्य कहते हैं, ठीक है। अब हमने इससे एक वाक्य बनाया है तो इसको हम कह सकते हैं कि जो पदों का समूह होता है उसको हम वाक्य कहते हैं, ठीक है। हो गया। तो सरल भाषा में वाक्य का यही मतलब होता है, ठीक। तो जो हमारा 2.3 है वाक्य, इसमें भी यही बताया गया है कि इसी प्रक्रिया को और स्पष्ट करते हुए भर्तृहरि ने बताया है कि सर्वप्रथम अंतर्ज्ञाता अंतःकरण अर्थबोधन की इच्छा विवक्षा से युक्त मन के रूप में को प्राप्त करता है तथा जठराग्नि से पाक को। तो यह यहाँ पर क्या है कि हमारा जो प्रोसेस होता है वाक्य बनाने का, तो यहाँ पर हमारा जो वाक्य बनाने का प्रोसेस होता है उसको थोड़ा डिटेल में यहाँ पर बताया गया है। तो ठीक है, ये सभी थोड़ा डिटेल में गया है। तो यहाँ पर वही बात बताया गया है जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारे पद होते हैं उनके समूह को हम वाक्यम कहते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक श्लोक दिया गया है, आकांक्षा योग्यता सन्निधिश्च वाक्यार्थ ज्ञान हेतु पद समूह वाक्यम। मतलब वाक्य पद समूह है, ठीक है। पदों से मिलकर वाक्य बनता है, पदों के माध्यम से ही वाक्यार्थ ज्ञान होता है। मतलब पदों के समूह से जो वाक्य का निश्चित अर्थ होता है, मतलब एक वाक्य में क्या कहा जा रहा है उसका अर्थ हम ग्रहण करते हैं, उसी को हम वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने उदाहरण में बताया था कि मैं इग्नो का सब्जेक्ट MHD 7 पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब यदि मैं ये कहूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ या खाली कहूँ पढ़ाया, तो वो क्या है, शब्द है, वह ना तो पद है ना ही वाक्य है। क्योंकि पद तो तब होगा जब उसे वाक्य में प्रयोग किया जाएगा, और वाक्य तो तब होगा जब उसका कोई निश्चित अर्थ निकलेगा। लेकिन केवल पढ़ाया का कोई अर्थ नहीं निकलता, ठीक है। हाँ, माना कि पढ़ाया का कुछ तो अर्थ है, लेकिन वह अपने आप में पूर्ण नहीं है, ठीक है। तो इस कारण से पदों के माध्यम से ही वाक्यार्थ ज्ञान होता है। जो पद होते हैं, जो वाक्य में प्रयोग किए गए शब्द होते हैं, उनको पद कहते हैं। तो उन्हीं के माध्यम से हमको वाक्य का क्या अर्थ है, क्या कहा जा रहा है वाक्य में, इसके बारे में जानकारी हमको मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर संस्कृत में क्या कहा गया है उसका रेफरेंस ये सब दिया गया है। लेकिन पहले सरल भाषा में वाक्य है क्या चीज़, इसका थोड़ा आप यदि विश्लेषण कर सकें तो अच्छा होगा, ठीक है। फिर इसको हम कितना भी बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमको रेफरेंस बहुत ही ज़्यादा दिए गए हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम सभी रेफरेंसेस को लिखते चलें, ठीक है, क्योंकि अब डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा आता है, ठीक है। तो क्रिया की संकल्पना हम बाद में देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे क्रिया की संकल्पना जो है वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है। उसमें खाली इम्पोर्टेंट
को ही मैं विश्लेषण करूँगा, क्योंकि उसमें उतना अधिक जाने से क्या होता है कि थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा ग्रामेटिकल भी है, इस कारण से कंफ्यूज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम हैं पद विचार पर। तो पद क्या है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि पदों के समूह से वाक्य बनता है। तो वाक्य से भी जो छोटी इकाई होती है उसको हम पद कहते हैं या शब्द कहते हैं, दोनों एक ही बात है, ठीक है। पद कहिए या शब्द कहिए, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो वाक्य की प्रकृति स्पष्ट करते हुए यह संकेत दिया गया था कि शब्द जो है वह अखंड है, फिर भी विश्लेषण के लिए हम उसको वाक्य पद इस प्रकार विभाजित कर देते हैं। तो जो शब्द है वह अखंड है, मतलब पढ़ाया वह अपने आप में ही पूर्ण है वैसे तो, लेकिन उसका कोई निश्चित अर्थ में हम प्रयोग तब तक नहीं कर सकते जब तक हम उसका प्रयोग वाक्य में नहीं कर देते, ठीक है। मतलब पढ़ाया मतलब क्या हुआ, किसे पढ़ाया, क्यों पढ़ाया, कहाँ पढ़ाया, इस प्रकार भी बहुत सारे प्रश्न आ जाएंगे, ठीक है। इस कारण से उसका कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलेगा। मतलब पढ़ाया जो शब्द है वह तो अखंड है, उसका कोई मीनिंग तो निकल रहा है, अखंड है, उसको खंडित नहीं किया जा सकता, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेकिन फिर भी एक अर्थ में हम कह सकते हैं कि जो शब्द है उसका जब प्रयोग हम वाक्य में कर देते हैं तो ही उसका कोई निश्चित उपयोग किया जा सकता है, ठीक। तो यही हुआ पद, ठीक है। तो संस्कृत में यहाँ पर क्या रेफरेंस दिया गया है उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये सभी रेफरेंस है यहाँ। तो यहाँ पर थोड़ा डिटेल में ही गए हैं यहाँ। तो पद के संबंध में हम युक्ति निरूपण लिख सकते हैं, ये थोड़ा इजी रहेगा, थोड़ा ये सरल रहता है, ठीक है। तो युक्ति निरूपण का मतलब होता है मीनिंग को निकालना, ठीक है। युक्ति निरूपण, मीनिंग को निकालना। तो युक्ति निरूपण के क्षेत्र में जितना व्यापक और गंभीर चिंतन मनन प्राचीन भारतीय जो मुनि ऋषियाँ हैं उन्होंने किया, उतना किसी भी देश या भाषा में आज तक नहीं हुआ है। तो इस अध्ययन कार्य में बौद्धिक विलासिता नहीं है, जबकि व्यवहारिक अनिवार्यता है। मतलब इसमें कोई बौद्धिक विलासिता मतलब ये कोई काव्य जैसा बात नहीं है कि इसमें हम सौंदर्य का वर्णन करें या फिर जो अपने विचार हैं उसको प्रस्तुत करें, ऐसा कुछ भी हमको इस युक्ति निरूपण मतलब शब्द के अर्थ को निकालने की प्रक्रिया में देखने को नहीं मिलता है, जबकि यह व्यवहारिक अनिवार्यता है। मतलब यह सभी जो प्रोसेस है ये थोड़ा सिस्टमेटिक चलता है, ठीक है। ये थोड़ा साहित्य से थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। साहित्य में इच्छा अनुसार हम कुछ भी लिखने की जो स्वतंत्रता होती है वो तो बनी रहती है, लेकिन जो व्याकरण है उसमें थोड़ा व्यवहारिकता होती है, मतलब थोड़ा नियमबद्ध प्रोसेस होता है, ठीक। तो वही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि युक्ति निरूपण है क्या, मतलब शब्द से अर्थ को निकालना और उसे निश्चित करना, ये प्रक्रिया है क्या चीज़, इसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक। फिर उसके बाद ध्वनि, तो ध्वनि के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर। तो ध्वनि विज्ञान का जितना, वही बात पहले हमने कुछ पढ़ा था ना, तो उसी का थोड़ा यहाँ पर प्रभाव दिख रहा है कि हमारे जो वैदिक काल है वहाँ तब से लेकर अब तक ध्वनि का जितना विश्लेषण हुआ है वह विश्लेषण शायद ही कहीं देखने को मिले, ठीक है। इस बात को पाश्चात्य लोग भी मानते हैं। तो जो हमारे जो वेदांग हैं, ठीक है, उनमें एक वेदांग शिक्षा के संबंध में है, उसमें भी ध्वनि विज्ञान एक विषय है, ठीक है।
तो इसमें क्या है कि उच्चारण और उच्चारण की प्रक्रिया, ध्वनियों का वर्गीकरण, इस पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, ध्वनियों का वर्गीकरण और ध्वनि उत्पादन। ठीक है, अब ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये देख लीजिए कि ध्वनि विवेचन आप जब लिखेंगे तो सीधा आप ध्वनि उत्पादन भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी थोड़ा हमारा जो आंसर है वो थोड़ा बड़ा बनेगा। बड़ा ही नहीं बनेगा, ये इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो ये बता सकते हैं हम। तो ये एक बार देख लीजिए, एक कहानी जैसा होगा। ठीक, तो ध्वनि उत्पादन कैसे होता है, ध्वनि कैसे निकलती है, ये हमको बताना है। ठीक, तो हमारे जो वैदिक साहित्य है उसमें भी ये बात बताई गई है, उसी को यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक, तो देखिए, तो जो सबसे पहले होता क्या है कि आत्मा जो होती है वो बुद्धि के द्वारा संदेशात को इकट्ठा करती है और उन्हें कहने की इच्छा से मन को लगाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला काम कौन करता है? आत्मा, फिर बुद्धि। ठीक है, फिर उसके बाद मन। तो आत्मा, बुद्धि, मन, पहले ये तीनों मिलकर काम करते हैं। फिर उसके बाद तब मन इच्छा से युक्त जठराग्नि को जगाती है। तो फिर जठराग्नि का कार्य चौथा है। ठीक है, यह जठराग्नि क्या होता है कि यह एक प्रकार का एक आंतरिक ऊर्जा होता है, एक आंतरिक शक्ति होती है जो अग्नि के समान होती है। ठीक है, जैसे किसी मान लीजिए आग को जलाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम कोई बड़ा चीज़ जलाकर उसको जलाएं, एक चिंगारी से भी हम जला सकते हैं। ठीक है, ये जठराग्नि भी एक प्रकार की छोटे आकार की अग्नि है। ठीक है, तो मन क्या करता है कि वह अपने इच्छा से, उसको मन होता है तो मन क्या करता है कि जठराग्नि को जगाता है, और ये जो जठराग्नि होती है वह अग्नि को जगाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? तो जो अग्नि है हमारा 5th स्टेप है। ठीक है, तो जठराग्नि अग्नि को जगाती है। फिर जो अग्नि होती है वह वायु को जगाती है। ठीक है, वायु को प्रेरित करती है या प्रभावित करती है, हमारे अंदर जो वायु होती है उसको प्रभावित करती है अग्नि। ठीक, फिर जो वायु होती है वह उरस्थल में विचरण करती हुई फिर जो हमारे अंदर की वायु है वह उरस्थल में विचरण करती है, स्टेप 7। फिर उसके बाद वह कंठ प्रदेश में चली जाती है, स्टेप 8। ठीक है, फिर वह कंठ प्रदेश में चली जाती है। फिर उसके बाद वह शिरोभाग से टकराकर, ठीक है, फिर वह जो शिरोभाग होता है उससे टकराकर मुख से बाहर निकलती है। ठीक है, ये लास्ट स्टेप होता है। ठीक है, तो पूरे मिलाकर हमारे 10 स्टेप्स हो गए। आपको यहाँ पर यदि हो सके तो आप लिख लीजिए कि पहले आत्मा, फिर बुद्धि, फिर उसके बाद मन, ये जो भी ऑर्डर हैं वो लिख लीजिए, कहानी की तरह याद कर लीजिए, याद रहेगा। ठीक, तो ध्वनि का विवेचन आप सीधे ध्वनि का उत्पादन हेडिंग लगाकर कर दीजिए, अच्छा आंसर बनेगा। आप अच्छा विश्लेषण कर भी सकेंगे क्योंकि आपको एक कहानी की तरह याद रहेगा। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर उच्चारण, वाचन, शुद्धता, इसके बारे में विश्लेषण किया गया है। तो आप ध्वनि विवेचन में एक पॉइंट आप लिखेंगे,
ध्वनि उत्पादन, ठीक है। तो ध्वनि का उत्पादन, फिर उसके बाद उच्चारण और वाचन, ये दोनों सब हेडिंग्स हैं हमारे ध्वनि विवेचन के, ठीक है। एक हुआ हमारा उत्पादन और उच्चारण और वाचन, तो दोनों ही वो से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो वो, ठीक है, वो दो, ठीक है, दो आते हैं ध्वनि विवेचन में, ऐसा याद रख सकते हैं आप चाहे तो उच्चारण के संबंध में भी हमारे जो वैदिक ऋषि हैं, उन्होंने वैदिक मंत्रों और काव्यों को जो है उसको याद रखने के लिए क्या है कि उच्चारण की शुद्धता पर बल दिया है, क्योंकि जो भी है हमारे जो पुराने साहित्य थे, वैदिक ग्रंथ थे, वो मौखिक याद किए जाते थे, लिखे कम जाते थे, ठीक है। इस कारण से ऐसा बहुत ही हो सकता था कि उनमें कोई उच्चारण दोष हो या वाचन की अशुद्धता हो, जिससे हो सकता है कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं उन तक पहुंचते पहुंचते जो भी काव्य या मंत्र लिखा गया है वो थोड़ा बदल जाए, ठीक है। इस कारण से उच्चारण वाचन की शुद्धता पर कुछ नियम बनाए गए हैं, ठीक है। विशेष रूप से पन्नी जो है उन्होंने कुछ सिद्धांत दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है कि सभी सिद्धांत याद ना रहें, लेकिन जो हम कर सकते हैं वो है कि 5 या 6 सिद्धांत याद रखकर अपना पैरा बना सकते हैं। हम उसमें लिख सकते हैं कि पन्नी शिक्षा पद्धति में उच्चारण और वाचन दोषों को कम करने के लिए कुछ सिद्धांत बताए गए हैं, वह इस प्रकार हैं। आप थोड़ा सिद्धांत लिखकर उसका विश्लेषण कर सकते हैं, ठीक है। तो शंकित होकर या डरकर, जोर से चिल्लाकर, अस्पष्टता पूर्वक, ये सभी बताए गए हैं। तो इस प्रकार से अक्षर और पदों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। तो पूरे मिलाकर 17 रीजंस दिए गए हैं, ठीक है। तो याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, याद कीजिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 5 रीजंस ही याद रहेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम लिखते समय तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो या फिर कोई कहानी बनाने का प्रयास कीजिए इन रीज़न से, अगर बन जाता है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो जो हमारा कमेंट सेक्शन है उसमें यदि कोई कहानी बनती है तो रख दीजिए, दूसरों के लिए भी हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसका विश्लेषण कर सकते हैं। फिर सारांश तक हम आ गए। तो हमने सभी सब टॉपिक्स का विश्लेषण किया है, खाली क्रिया की संकल्पना को छोड़कर, ठीक है। तो उसका भी विश्लेषण कर लेते हैं, लेकिन उसका मैं विश्लेषण संक्षिप्त में ही करूँगा, ठीक। तो क्रिया की संकल्पना, इसमें क्या है कि वाक्य रचना समझने के लिए क्रिया की संकल्पना सही से जानना आवश्यक है। ठीक है। तो इसमें हमारे सब टॉपिक्स क्या हैं देख लेते हैं खाली। तो इसमें हम विश्लेषण करेंगे काल का। तो काल में भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, ये सभी क्रिया संकल्पना में आवश्यक हैं। तो उनका थोड़ा विभाजन करके थोड़ा विश्लेषण कर दीजिए। भूतकाल क्या होता है, वर्तमान, भविष्य काल क्या होता है, उसका थोड़ा विश्लेषण कर देंगे। फिर उसके बाद काल, फिर उसके बाद कारक, काल कारक और कर्म, ठीक है। तो काल, कारक, कर्म, इसको हम एक ग्रुप में रख सकते हैं। और फिर उसके बाद वाक्य प्रकार, ठीक है। फिर उसके बाद अधिकरण, फिर करण, इसका
इसका हम शॉर्ट में थोड़ा विश्लेषण कर सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है और इसमें थोड़ा व्याकरण से संबंधित रिलेटेड थ्योरीज हैं, तो आपको थोड़ा बुक में ही पढ़ना होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी ठीक से समझ में नहीं आ रहा है तो जितना समझ में आया उतना ही एनालिसिस कीजिए, ठीक है। तो इसका दो तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। एक टाइप होता है ऊपर ऊपर से आंसर लिखना, थोड़ा सरफेस, ठीक है। थोड़ा ऊपर ऊपर से आप एक एक जो सब टॉपिक है क्रिया संकल्पना का, उसका थोड़ा टच करके आप थोड़ा इंट्रोडक्शन देकर थोड़ा फिर दूसरा टॉपिक ऐसे लिख सकते हैं। नहीं तो डिटेल में जाना है तो पूरा बुक ही पढ़ना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि पहले तो इसमें हम काल को लिखेंगे, ठीक है। काल क्या है, 3 प्रकार, वो खाली लिख देंगे। फिर उसके बाद कारक, फिर कर्म, ठीक है। ये तीनों का एक ग्रुप बना लेंगे, इन तीनों का थोड़ा विश्लेषण कर लेंगे, ठीक है, एक सब टॉपिक के रूप में तीनों को देखकर। फिर उसके बाद अधिकरण, फिर करण, ये इस प्रकार इसका एक ग्रुप बना लेंगे क्योंकि ये याद रहेगा, ठीक है। अधिकरण और करण दोनों में करण आता है ना, तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। तो पूरे हुए 5 टॉपिक्स, ओके। अब वैसे तो इसमें 5 टॉपिक से अधिक हैं, 7 या 8 हैं, लेकिन मैंने इसको थोड़ा छोटा कर दिया है, ठीक है। तो अधिकरण क्या है वो देख लेते हैं। तो इसमें करण के बारे में दिया गया है, लेकिन ये थोड़ा ग्रामेटिकल ही दिया गया है, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति किसी क्रिया को जब करता है तो तब तक संपन्न नहीं कर सकता जब तक उसके पास उस क्रिया की साधक वस्तुएं ना हो। तो आप ये तो आपको पढ़ना ही होगा, ठीक है। संप्रदान, अपादान, ये सभी थोड़ा ग्रामेटिकल है, ठीक है। तो इसको आप पढ़िएगा, ठीक। लेकिन जहाँ तक हो सके हम जो है अभी जहाँ तक हमारा लेक्चर चला है तो वहाँ तक मुझे लगता है कि आप बहुत ही इजीली वाक्य, भारत में भाषा चिंतन के संबंध में परिचय दे सकते हैं। वाक्य क्या है बता सकते हैं, ठीक है। वाक्य क्या है बता सकते हैं और वाक्य क्या है बता सकते हैं। फिर उसके बाद पद विचार, ध्वनि विवेचन, ये हमारे चारों टॉपिक्स अच्छे गए हैं, खाली क्रिया संकल्पना को छोड़कर, ठीक है। तो क्रिया संकल्पना टॉपिक जो है वो उतना अच्छा नहीं गया क्योंकि इसका विस्तार बहुत ही अधिक है और बहुत ही टेक्निकल टॉपिक है ये, ठीक है। तो इस कारण से हमारा ये सभी विश्लेषण हम यहाँ से समाप्त कर देते हैं, ठीक। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।